तब एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। वो निर्णय ये है कि कल 10 जून से हमारे YouTube लाइव के 2 क्लास चलेंगे, एक सामान्य हिंदी का और दूसरा भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित संविधान को समझने का। सामान्य हिंदी की भी समझ के लिए, चूंकि पीसीएस मेंस होने जा रहा है और मेंस में सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र बहुत जरूरी होता है, उसकी बहुत मांग है, इसलिए दिन में 2 बजे से हमारा सामान्य हिंदी का क्लास शुरू होगा। कल दोपहर में 2 बजे से 2 से 3 1 घंटे में लाइव रहूंगा सामान्य हिंदी के लिए। ये पीसीएस प्री के लिए भी जरूरी है, लोअर के लिए जरूरी है, आरओ एआरओ वो बीओ के लिए जरूरी है, नहीं एआरओ के लिए, बीओ में तो मेंस में हिंदी आती है, और ये आपके पीसीएस के मेंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपकी रैंकिंग के लिए। तो कल 10 जून को 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटे हिंदी, जनरल हिंदी के लिए लाइव आऊँगा, और कल से हमारा पॉलिटी का टाइम रहेगा शाम को 4 बजे से 2 PM to 3 PM फॉर जनरल हिंदी, 4 PM to 5 PM फॉर इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो लोग 4 से 5 हमारे साथ इंडियन पॉलिटी में नहीं जुड़ पाएंगे वो रोज 8 बजे ही इस क्लास को देखें, चूंकि रिकॉर्डेड वो उन्हें 8 बजे उपलब्ध रहेगा। और जो क्वेरी और जो भी उनका क्वेश्चन हो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, मैं निश्चित क्लियर करूंगा, नहीं तो अगले दिन के लाइव में वो हमसे पूछ ले, या व्हाट्सएप और फोन पर मैं अवेलेबल हूँ। बाकी अगर जो किसी को तकलीफ होगी तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 बार आना पड़ेगा। 2 से 3 1 घंटे लाइव रहूंगा, फिर 4 से 5 1 घंटे पॉलिटी के लिए। धन्यवाद। अब मैं अपना क्लास शुरू करता हूँ। हमने यूट्यूब लाइव जो शुरू किया है, इस पे हम उस तरह से तो पॉलिटी पूरी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे जिस तरह से क्लास में बैच में पढ़ते हैं, बोर्ड यूज करते हैं, विजुलाइजर प्रोजेक्टर यूज करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक रूटीन बना रहे और आपको पॉलिटी की समझ पैदा हो जाए, इसके लिए हमने ये प्रक्रिया शुरू की है, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें किसी से कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। इसमें हम उतना डीप में जाकर नहीं पढ़ा पा रहे हैं जितना क्लास में पढ़ाते हैं। बाकी लोग आप अपना किताब से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन पूछोगे तो हम बता देंगे। बहुत सारे टॉपिक बच्चे ये कह सकते हैं क्लास में आपने ये सब पढ़ाया था, यहाँ स्किप कर दिया, तो यहाँ और क्लास में बहुत अंतर है, उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। लेकिन कोई भी अनुच्छेद मैं छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले आपको मैंने प्रस्तावना समझा दी है और संविधान की विशेषताएं बता दी हैं, संविधान क्या है, राज्य क्या है, ये बता दिया है। आज से पहले अनुच्छेद से हमारी बातचीत शुरू होगी। संविधान सभा में जब इस पर बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहला प्रश्न आया कि हमारे देश का नाम क्या होगा, क्योंकि भारत को लेकर तरह तरह के नाम प्रचलित है, अभी तक भी कई नाम आते हैं। क्लास कब से शुरू हो सकती है, ये प्रश्न सिर्फ योगी जी और मोदी जी जानते हैं, और दोनों महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं कि वो लोग बहुत विद्वान हैं, सही निर्णय ही लेंगे, मुझे कोई जानकारी नहीं। जब घोषणा हो जाएगी कोचिंग खोलने की, उसके तुरंत साथ में क्लास अपना शुरू कर दूंगा, विद सैनिटाइजर, विद सोशल डिस्टेंसिंग, विद मास्क मेरा क्लास शुरू हो जाएगा। लेकिन जब सरकार इसकी घोषणा कर दे, मुझे कोई जानकारी नहीं। अब हम आज संविधान का पहला भाग शुरू करेंगे, पार्ट फर्स्ट। उसकी हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आज हम इस पर बातचीत शुरू करेंगे। इस भाग 1 में टोटल 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। इन चारों अनुच्छेदों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मुद्दा ये आता है कि हम अंग्रेजों के अधीन थे, और जब देश को आज़ादी मिली तो अंग्रेजों ने हमारे साथ एक बहुत गंदा मजाक किया। वो गंदा मजाक ये था कि एक टर्म आता है इंडियन पॉलिटी, जब हम वहां से समझना शुरू करते हैं, वो है लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये था कि जब राजा यहाँ पर ब्रिटेन का हो गया और ब्रिटिश शासन लागू हो गया, तो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए भारत में जितनी भी रियासतें थी, नवाब थे, राजा थे, उनके साथ एक संधि की थी। और चूंकि मध्यकाल से हम आए थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास को जब हम समझते हैं तो जानते हैं कि पूरा भारत छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे एरिया में बहुत सारे राजा थे। भारत को आजाद करने से पहले जिन्ना की जिद को आधार बनाकर अंग्रेज ने भारत का बंटवारा कर दिया, जिसे हम पार्टीशन के नाम से जानते हैं।
3 जून 1947 को पार्टीशन हो गया। इस पार्टीशन में पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में दो हिस्से पाकिस्तान हो गए और बीच में हमारा भारत बचा। जो हमारा भारत बचा था उसमें भी लगभग 550 से ज्यादा रियासतें थीं, छोटी बड़ी मिलाकर। कुछ रियासतें तो बहुत बड़ी थीं और बहुत ताकतवर थीं। उनमें से सामान्यतः एक आदत के अनुसार राजा और नवाब भारत में शामिल न होकर अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे और अंग्रेज ने इसका लाभ उठाकर और जमींदारों को अपने हित में करके या भारत को टुकड़े टुकड़े में बटा रहे, इसके प्रयास के लिए पहला बड़ा काम तो किया डिवाइड एंड रूल के तहत कि पाकिस्तान अलग बनवाया। दूसरा काम किया कि उन्होंने कहा जो रियासतों से हमारी संधि हुई थी, वो संधि हुई थी ब्रिटिश राजा और रियासतों के बीच में, वो संधि आज हम खत्म करते हैं। उस संधि का नाम था पैरामाउंट सी। पैरामाउंट सी को लैप्स करते हैं, उसकी समाप्ति की घोषणा करते हैं और उस संधि के समाप्त होते ही भारत में जितने भी राजा, रियासत और रजवाड़े हैं, ये नवाब हैं, ये उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जब इन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ संधि की थी। इसके बाद इन्हें यह अधिकार मिल जाएगा कि इनके पास 3 विकल्प होंगे, ये चाहें तो भारत में रहें, ये चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं और ये चाहें तो स्वतंत्र रहें। तो बहुत सारे रियासत के राजा और बहुत सारे रियासतों के नवाब अपने को स्वतंत्र रखना चाह रहे थे, कुछ भारत में शामिल होना चाह रहे थे और कुछ को जिन्ना झूठे प्रलोभन देकर पाकिस्तान में शामिल कराना चाह रहा था। इसके चलते जिन्ना ने चाल चली, चाहे वो भोपाल के नवाब हों, चाहे वो हैदराबाद के नवाब हों, जूनागढ़ के नवाब हों, चाहे जोधपुर के राजा हों, जैसलमेर के राजा हों, इन लोगों के साथ मीटिंग करनी शुरू की और इन लोगों को ये आलोभन प्रलोभन देने शुरू किए कि आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ, हम आपको ब्लैंक पेपर पर साइन करके दे रहे हैं, आप जो चाहे वो शर्तें लिख लो और पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। उस समय 550 से ऊपर रियासतें थीं। अगर जो वो रियासतें स्वतंत्र भी रहती हैं तो भारत एक नहीं हो सकता था और यदि बीच बीच में, जैसे आप कल्पना करिए भोपाल, जूनागढ़, जोधपुर ये सब पाकिस्तान में चला जाए तो किस तरह का भारत बनके तैयार होगा, जबकि भारत के दोनों ओर तो पाकिस्तान बन ही रहा था। इस सब के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई और वो लड़ाई लड़ी भारत सरकार ने और भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक पोलो ऑपरेशन चलाया। पोलो ऑपरेशन के आधार पर उन्होंने रियासतों को भारत में एकीकृत किया। इसको इंटीग्रेशन कहते हैं, एकीकृत करना कहते हैं। और उन्होंने एक भारत तैयार किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके लिए उन्होंने रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने का न्योता दिया और उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कराई, जिसको हिंदी में अभ्यर्पण संधि कहते हैं। अभ्यर्पण संधि के आधार पर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के आधार पर भारत में रियासतों को शामिल किया गया। कुछ रियासतें जो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थीं, जो पश्चिमी पाकिस्तान था और पूर्वी पाकिस्तान था, वहां से कुछ रियासतों के लोग भारत में शामिल होना चाहते थे, लेकिन हमारे देश की सरकार ने इसके लिए साफ मना कर दिया और कहा कि हम कोई विवाद की स्थिति नहीं चाहते हैं। कांग्रेस बहुत साफ सुथरे तरीके से नए भविष्य की भारत को खड़ा करने के लिए प्रयासरत दिखाई दे रही थी, वहीं मुस्लिम लीग तोड़फोड़ में लगी हुई थी। उसका परिणाम यह हुआ कि भारत में लगभग रियासतें तो मिल गईं। 3 रियासतों ने बहुत तकलीफ हमारे सामने खड़ी की, जिनमें जूनागढ़ के नवाब मोहब्बत खान साहब, हैदराबाद के निजाम और कश्मीर का एक नया मुद्दा उठ के हमारे सामने खड़ा हो गया। कश्मीर को लेकर भारत बहुत पहले से एक ढिलमुल रवैया अपनाए हुए था, लेकिन पाकिस्तान ने इसका लाभ लिया और कबायलियों के रूप में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और कश्मीर तब तक भारत में सम्मिलित नहीं हुआ था। जब काफी बुरा हाल हो गया कश्मीर के राजा हरि सिंह का, तब हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और पटेल से कहा कि सेना भेजिए जिससे कि हमें बचाइए। पटेल ने कहा कि यदि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो हमारी सेना आपकी मदद के लिए आएगी, नहीं तो हम मदद करने में अक्षम हैं। उस दौर में राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए और पटेल जी के साथ यह महत्वपूर्ण भूमिका आदरणीय श्री मेनन साहब निभा रहे थे। बीपी मेनन साहब, जो कि अंग्रेज सरकार में सलाहकार रहे थे, ICS ऑफिसर थे,
उनको रियासती मामलों का सचिव बनाया था पटेल साहब ने अपने साथ, और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने जाकर मुचौटा लिया और उसके बाद कश्मीर को बचाया गया, लेकिन तब तक कुछ हिस्सा कबायलियों के रूप में पाकिस्तानी सेना अपने कब्जे में ले चुकी थी। वहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया और उसके बाद पाक अधिकृत कश्मीर का जन्म हो गया। पाकिस्तान कहता है ये हिस्सा हमारा है क्योंकि हम जीत चुके थे। भारत ये कहता है राजा हरि सिंह ने पूरा कश्मीर अभ्यर्पित किया था। पाकिस्तान बाद में कहने लगा कि वो हिस्सा उनके पास जब था ही नहीं, जब उन्होंने हस्ताक्षर किए तब तक ये हिस्सा वो खो चुके थे। और आप जानते हो इसका विवाद चलता रहा और बाद में इसकी परिणति यह खराब हुई कि नेहरू ने एक बार रेडियो पर घोषणा कर दी कि इसे हम यूएनओ में ले जा रहे हैं, और उसके बाद ये मामला उलझता चला गया। फिर भारत के संविधान में एक प्रावधान 370 का हो गया, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हो गया, जिसमें उनके यहाँ नया संविधान लागू हो गया, 35A लागू हो गया। इस सब को अभी की सरकार ने, आप लोग जानते हैं, अच्छे से चर्चित मुद्दा है कि 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया है और उस जम्मू कश्मीर को जो कि विशेष राज्य का दर्जा लिए हुए था 2 हिस्सों में बांट के 2 केंद्र शासित राज्य वहां पर बना दिए गए हैं। लद्दाख बिना विधानसभा का केंद्र शासित राज्य और जम्मू कश्मीर दूसरा हिस्सा जो कि विधानसभा के साथ। ये अभी ताजा घटनाक्रम है, लेकिन ये कहानी आपको मैंने वो सुनाई कि किस तरह से हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री पटेल साहब ने भारत को एकीकृत किया। जब भारत की सभी रियासतें इतनी एकीकृत हो गईं और ये हिस्सा बनके तैयार हुआ, तब पहला प्रश्न आया कि हम इस देश को किस रूप में बनाएं, जिसमें पहला मामला बना कि हम इसको एक संघ के रूप में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग आचार, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग संस्कृतियों के लोग जीते हैं। इसलिए सबको महत्व देते हुए यहाँ पर हम संघ की एक कल्पना करेंगे जिसमें निजता भी बनी रहे, स्थानीयता भी बनी रहे, प्रशासनिक सहूलियत सुविधाएं भी बनी रहे, क्योंकि तत्कालीन संविधान सभा में जो हमारे देश का आईन तय करने के लिए बैठी थी, जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना रहे थे लोग, वो बहुत विद्वान थे और उन्होंने इस पर विचार करने के बाद तब ये निर्णय लिए। लेकिन बहस का पहला मुद्दा आया कि नाम क्या हो, क्योंकि पूरी दुनिया में हमें, चूंकि हम ब्रिटिश उपनिवेश थे और ब्रिटिशर्स हमें इंडिया कहते थे, इसलिए अंतरराष्ट्रीय पटल पर हमें इंडिया के नाम से जाना जाता था। हमारी भारतीय संस्कृति में हम भारत नाम से इसको ज्यादा संबोधित करते थे। इसको आर्यावर्त भी कहा जाता था, इसको ब्रह्मवर्त भी कहा जाता था। ऐसे कई सारे नामों के प्रचलन के बाद भी ये बहस हुई कि इसको हिंदुस्तान कहा जाए क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया। लेकिन ऐसे नामों से किसी एक धर्म के प्रति झुकाव घोषित हो रहा था और भारत जो कि ज्ञान का प्रतीक था, इसलिए संविधान सभा ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हम इसका नाम भारत रखते हैं, लेकिन भारत के नाम से लोग जानेंगे नहीं, तो हम इसको अभी इंडिया नाम भी रखते हैं। इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया, ये नाम तय हुआ। और हमारे संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, सबसे पहले वो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ हिंदी में, अंग्रेजी में, और फिर वो अनुच्छेद समझाता हूँ। तो आज मैंने आप लोगों के साथ बातचीत शुरू की है। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, अनुच्छेद 1। इसकी हेडिंग है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो नाम क्या होगा, पहले पॉइंट में यही कहा गया। पहला पॉइंट कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इस लाइन को सबसे पहले हम समझाते हैं, भारत अर्थात इंडिया। सबसे पहले तो नाम क्लियर कर दिया गया। इंग्लिश में संविधान हमारा पहले लिखा गया था, तो इंग्लिश से समझते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन बाद में आया। इंडिया, चूंकि यह नाम प्रचलित था, उसको संबोधित करते हुए इंडिया दैट इज भारत अर्थात भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यह राज्यों का संघ होगा। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि जब संविधान सभा इस संविधान को लिख रही थी, तब संविधान लिखते समय यह तय नहीं था कि राज्य कौन कौन से होंगे। उन राज्यों के तय हुए बिना इसे राज्यों का संघ घोषित कर दिया गया, इसको स्टेट्स का यूनियन घोषित कर दिया गया। यहाँ पे फेडरेशन टर्म यूज नहीं हुआ, यूनियन टर्म यूज हुआ है। एक संघ होगा, संघ की इकाई के रूप में राज्य होंगे। लेकिन सामान्यतः जब कोई संघ बनता है या कोई यूनियन बनता है, तो उसमें इकाइयां तय करती हैं कि हम इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ
दुनिया के तमाम देश उसके सदस्य बनते हैं या उसकी सदस्यता छोड़ते हैं, लेकिन इकाइयां तय करती हैं कि हम मिलकर एक संघ बना रहे हैं, जैसा कि फेडरेशन में होता है। लेकिन भारत में उस समय तक एक भी राज्य घोषित तौर पर निर्मित नहीं हुआ था। आधुनिक भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में बनके तैयार होता है, लेकिन यह घोषणा कर दी जाती है कि भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर राज्य होंगे और उनसे मिलकर संघ बनेगा, और राज्य कौन से होंगे इसको दूसरे पॉइंट में घोषित किया गया। कहा गया पॉइंट सेकंड, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज thereof shall be as specified in the first schedule। जो राज्य और जो राज्य क्षेत्र हैं वो पहली अनुसूची में दिए होंगे और वही मिलकर इस यूनियन को बनाएंगे। और यह प्रावधान अनुसूची के रूप में किया गया, सबसे पीछे एक अनुसूची जोड़ी गई, और जब जो राज्य बनते गए जाएंगे हम उसमें जोड़ते जाएंगे। इसीलिए जब भी कोई नया राज्य बनता है या नया राज्य खत्म हो या कोई पुराना राज्य खत्म होता है या किसी का नाम बदलता है, तो पहले इस अनुच्छेद में हमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ता है, हम सीधा अनुसूची में बदलाव कर देते हैं। और इस अनुसूची में ही बदलाव करने के सहूलियत के लिए यह प्रश्न भी तुम्हें यहाँ क्लियर हो जाएगा कि हमने अनुसूचियां संविधान में क्यों जोड़ी। हमने संविधान में ये अनुसूचियां इसीलिए शामिल की हैं क्योंकि हमें संविधान में बार बार कोई बदलाव होता है तो अंदर बदलाव न करना पड़े, कोई ऐसा बदलाव तो हम पीछे अनुसूची में जोड़ते जाएं। तो पहली बात, भारत का नाम क्या है, देश का नाम क्या है, संघ का नाम क्या है, इंडिया दैट इज भारत। दूसरा पॉइंट कि राज्य जो संघ बनाएंगे उस राज्य में कौन से राज्य होंगे, तो उस समय चूंकि इकाइयां थी नहीं, ये इकाइयां हमने तय कर दी कि जो पहली अनुसूची में होंगे, और पहली अनुसूची में होंगे वो आगे हमारा संसद तय करेगा। और ये व्यवस्था अगर जो कोई आपसे पूछ दे कि जब राज्य थे ही नहीं, जब यूनिट्स थी ही नहीं, तो यूनिट्स न होते हुए भी यूनियन बनाने की घोषणा बिना यूनिट्स के किसने की, किसने ये तय किया था, तो आप कहोगे संविधान सभा में। लेकिन ये संविधान सभा किसकी थी? हम भारत के लोगों की, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसलिए जो यूनियन बना और उसकी यूनिट के रूप में राज्य होंगे, ये घोषणा किसने की? हम भारत के लोगों ने, भारत की जनता ने। इसलिए ये भारत जो एक यूनियन है, इंडिया दैट इज भारत, ये जो यूनियन है ये भारत की जनता ने तय किया है, और इसको खत्म भी तभी होना होगा जब भारत की जनता तय करेगी। भारत की जनता ने सर्वसम्मति से, संविधान सभा में संविधान का जो भी प्रावधान तय होता था वो बहुमत से नहीं, सर्वमत से तय करने की घोषणा की जाती थी। क्योंकि अगर जो एक भी सदस्य उससे असहमत है तो वो 10 लाख लोगों के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में शामिल है। तो इसलिए यह प्रयास किया जाता था कि यदि सभी सहमत हों तभी उस प्रावधान को शामिल किया जाए। इसलिए ये सभी लोगों की सहमति के आधार पर तय हुआ था, इसमें किसी एक आदमी की सहमति नहीं थी। तो अब भारत की संपूर्ण जनता इस यूनियन को तोड़ सकती है। इसीलिए जब प्रश्न पूछा जाता है क्या भारत के राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, जब भारत के राज्यों ने संघ में शामिल होने का निर्णय ही नहीं लिया तो अलग होने का निर्णय वो कैसे ले सकते हैं। इसीलिए तुम्हारी किताब में एक लाइन आती है कि अमेरिका विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, जबकि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये लाइन अगर जो तुम अपनी लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे, क्योंकि अमेरिका में जो फेडरेशन बना, जो उनका हिंदी में फेडरेशन को संघ ही कहते हैं, जो उनका संघ बना, वो संघ यूनिट्स ने मिलकर तय किया। वो यूनिट्स जब ये चाह लें कि हमें अलग होना है तो यूनिट्स के अलग होते ही उनका संघ टूट जाएगा। और क्या वो राज्यों का विनाश हो सकता है? तो राज्यों का विनाश, इसीलिए कुछ किताबों में मिलेगा अमेरिका अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, जबकि भारत विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। लेकिन यहाँ पर हम जोर देकर एक बात तुम्हें याद कराना चाह रहे कि अमेरिका का संघ विनाशी है क्योंकि यूनिट्स ने मिलकर तय किया है। जब भी यूनिट्स उस पर असंतोष जाहिर करेंगी या उनका फेथ नहीं होगा तो वो टूट जाएगा। लेकिन भारत का जो संघ है वो यूनिट्स ने मिलकर तय नहीं किया है, भारत का संघ भारत की जनता ने बनाया है, इसलिए राज्यों के कहने पर वो टूट नहीं सकता। फिर आगे कहा गया कि इसी पहले अनुच्छेद की आगे बात कर रहा हूं कि भारत के राज्य क्षेत्र में
राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। ऐसे कोई एरिया जो एक्वायर कर लिए जाएं या ऐसे एरिया जो पहली अनुसूची में राज्य के रूप में है और ऐसे एरिया जो पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र के रूप में यूनियन टेरिटरीज के रूप में है, वो इसमें शामिल होंगे। तो पहला अनुच्छेद कुल इतनी बात कहता है और पहला अनुच्छेद हमें यह बताता है कि इसका नाम क्या होगा। यह संघ होगा, यह संघ किसका, राज्यों का होगा और इसमें राज्य कौन से होंगे जो पहली अनुसूची में होंगे, उसी के साथ में संघ राज्य क्षेत्र होंगे, उसी के साथ में ऐसे भी एरिया होंगे जिन्हें हम अर्जित करेंगे, एक्वायर करेंगे। और अर्जित और एक्वायर हम कैसे करेंगे, जैसे सिक्किम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए, जैसे हमें गोवा प्राप्त हुआ, जैसे दादरा नगर हवेली, जैसे पांडिचेरी। तो ये एरिया हमें बाद में मिलते गए, हम भारत में शामिल करते रहे। सर कोई पर्सन संघ के अपोजिट होता है? बेटा प्रश्न तो मैं बहुत नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन जिसे भारत संघ कहते हैं इसके अपोजिट कोई नहीं होता है। भारत की जनता को संपूर्ण विश्वास अपने संघ पर है, इसीलिए संघीय व्यवस्था की हमेशा वकालत की जाती है और कहा जाता है कि भारत के संघ को मजबूत रहना चाहिए, भारत के संघ में सभी जनता के हित होने चाहिए और भारत की संघीय सरकार को भी संपूर्ण जनता के हित के लिए सोचना चाहिए। ठीक, ये हो गया हमारा पहला अनुच्छेद। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछते रहिए। अब हम आते हैं अनुच्छेद 2। अभी हम एक बार बताते जाएंगे, बाद में सारी आपकी क्वेरीज एक साथ क्लियर कर देंगे, लेकिन आप लोग अपनी क्वेरी छोड़ते रहिए। दूसरा आर्टिकल, आर्टिकल 2, ये कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। ठीक है। पार्लियामेंट में बाय लॉ admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। ठीक, पहले इस आर्टिकल 2 को समझ लो, क्वेरीज तुम छोड़ते रहो, हम बाद में आपकी टैकल करेंगे। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, हमारे देश में कोई भी राज्य बनेगा तो ये कौन तय करेगा? दूसरे अनुच्छेद में, क्योंकि पहले में कह दिया गया था यह संघ राज्यों का संघ होगा, तो राज्य कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। आर्टिकल 2 यही घोषणा करता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को जो है ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगा। तो नए राज्य किसने बनाए? संसद ने। और नए राज्य 53 में आंध्र प्रदेश बना, 56 में उसके बाद 14 राज्य बने और वो हमारे संघ में शामिल हुए। तो अनुच्छेद 2 सिर्फ ये घोषणा करता है कि संसद नए राज्यों की स्थापना करेगा और संघ में प्रवेश दिलाएगा। एक प्रश्न मेरे पास आया है, सर स्टेट विनाशी कैसे है? अरे मेरे भाई, स्टेट ऐसे विनाशी है कि पहले तुम्हारा जो उत्तर प्रदेश था उस उत्तर प्रदेश का विनाश हो गया, विनाश हुआ, और विनाश होके क्या हुआ? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश नया बन गया। आंध्र प्रदेश का विनाश होकर तेलंगाना हो गया। विनाश मतलब वही नहीं रहेगा, नाम बदल जाएगा, सीमा परिवर्तन। अब तुम्हारा उत्तराखंड उत्तरांचल रहा, फिर उत्तराखंड हुआ, तो इसको हम विनाशी कह देते हैं। क्या आज की तारीख में जो बात चल रही कि तुम्हारे उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में, 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, और उसमें क्या क्या नाम आ रहे? हरित प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, मध्यांचल। अगर जो ये बंटवारा हो गया तो उत्तर प्रदेश तो नाम ही गायब हो गए, तो उत्तर प्रदेश क्या विनाश हो गया, इसलिए विनाशी कहते हैं। एक क्वेश्चन आया ऑपरेशन पोलो को में, पोलो क्या था? अरे यार, पोलो उसको नाम दे दिया गया था जैसे पोलो के गेम में मार मार के गेंद को एक जगह लाकर डालते हैं, उसी तरह से पटेल साहब जबरदस्ती खींच खींच के ला के, मेहनत करके, प्रयास करके सभी रियासतों को मिलाकर एक देश बना देते हैं, इसलिए इसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। अब तीसरा अनुच्छेद और समझ लो। तीसरा और दूसरे में कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों अनुच्छेदों को अलग अलग क्यों बताया गया, तो इसको मैं आपके सामने क्लियर करता हूं अच्छे से। तब जब तीसरा समझ लोगे तब दूसरा और समझ में आएगा। तीसरा अनुच्छेद पढ़ लो।
नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। नीचे क्या लिखा है? संसद विधि द्वारा, पार्लियामेंट में बाई लॉ, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। फॉर्म ए न्यू स्टेट बाई सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाई यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाई यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट। इस अनुच्छेद 3 में कहा गया कि संसद कानून बनाकर किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकता है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। अगर जो कोई भी राज्य है, जैसे अभी बताया उत्तर प्रदेश का बंटवारा होगा तो संसद कानून बना के कर सकता है, सीमा बदल देगा, उसका नाम बदल देगा, उसमें कोई भी परिवर्तन कर देगा। फिर आगे कहा गया किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी संसद, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। आगे कहा गया किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। फिर कहा गया किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो संसद को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी राज्य के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में या दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य या एक राज्य से दो राज्य या अधिक राज्य बना सकती है, बांट सकती है। संसद में कानून पास करना होगा, उसके बाद काम हो जाएगा। ठीक। अब अनुच्छेद 2 में भी कहा गया था कि नए राज्यों को प्रवेश, और तीसरे में भी कहा गया नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो एक प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 2 में भी नए राज्य की बात है, अनुच्छेद 3 में भी नए राज्य की बात है, तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो दोस्तों एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो याद रखोगे और हमेशा याद रहेगा। जब भी नया राज्य जो संघ की सीमा है उसमें नई जमीन पर बनेगा, मतलब भारत राज्य क्षेत्र की सीमा का विस्तार होगा, तो अनुच्छेद 2 के तहत, और जो भारत की पुरानी ही जमीन है उस पर यदि कोई नया राज्य बनेगा तो वह 3 में बनेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे सिक्किम नया राज्य बना हमारे संघ का, तो सिक्किम हमारे साथ जुड़ा, हमें नई जमीन मिली, तो ये 2 में होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की ही जमीन थी पहले पूरी उत्तराखंड तक, उस पहाड़ के हिस्से को काटकर हमने अगर जो उत्तरांचल या उत्तराखंड बनाया तो जमीन तो हमारे देश की नहीं बढ़ी, इसलिए ये काम किसमें होगा? अनुच्छेद 3 में। अब अगर जो तुमसे कभी भी परीक्षा में पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश का जो बंटवारा होगा या 3 राज्य बनाए जाएंगे, तो ये काम अनुच्छेद 2 के तहत होगा या 3 के तहत? तो हमेशा 3 के तहत, क्योंकि नई जमीन भारत में जुड़ रही हो तो आपको नई जमीन मिलने पर या सीमा का विस्तार होने पर तो आपको आर्टिकल 2 में उसे जोड़ना होगा। और यदि वर्तमान में जो जमीन है, पुरानी ही जमीन पर कोई नया राज्य, जैसे आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, तो ये पुरानी ही जमीन रही, इसलिए अनुच्छेद 3। यदि किसी का नाम बदला जाएगा तो अनुच्छेद 3। नई जमीन पर जो काम होगा वो 2 में, और जो पुरानी जमीन पर नया राज्य बनेगा वो 3 में। ये हमारे अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 हो गए। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बीच में जो क्वेश्चन आए वो भी बता देता हूं। ये हो गया था सर, स्टेट विनाशी बता दिया था, ऑपरेशन पोलो बता दिया था, आर्टिकल बुक नाम बता दूं। एक किताब सिविल सेवा के लिए बहुत अच्छी है और वो है एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत। परीक्षा के लिए वो पर्याप्त है, समझने के लिए आप उससे मदद लीजिए। एक बच्चे ने लिख भी दिया नीचे, सर किसी भी स्टेट का नाम चेंज क्यों करते हैं? कोई उसका आधार नहीं होता। इस प्रक्रिया को तुम्हारे पूछने पर मैं समझा देता हूं। ऐसी मांग हमेशा उठती रहती है। जैसे उत्तराखंड नया राज्य बना, तो वहां पर कुछ लोगों की मांग थी कि इसको उत्तरांचल नाम दिया जाए, कुछ लोगों की मांग थी कि उत्तराखंड दिया जाए।
उत्तराखंड 2 में, वो गोवा 2 में आएगा बेटा। गोवा में हमें नई जमीन मिली थी। गोवा पहले किसके पास था, ये तुम होमवर्क करके पता करना। और ये भी होमवर्क देता हूं मनीष कि ये बताना गोवा भारतीय संघ में कब शामिल हुआ। लक्ष्मीकांत में भी दिया गया, हर जगह दिया गया। गोवा 2 में आएगा, नई जमीन मिली थी। पांडिचेरी, दमनदीप, दादरा नगर हवेली, इसमें हमें सब में नई जमीन मिली, ये 2 में आएंगी। नाम बेटा कुंती इसलिए बदलते हैं क्योंकि यहां पर किससे मिला था मनीष, ये भी बताओ। क्योंकि मांग वहां की जनता उठाती है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर यही, चूंकि मैंने तुम्हें बताया कि यदि उत्तर प्रदेश का नाम बदला जाए या उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा जाए तो ये काम कैसे होता है, ये भी सिविल सेवा में पूछ दिया जाता है। इसका मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। इसके लिए कहा जाता है कि यह काम कौन करेगा, तो हमने तुम्हें दोनों आर्टिकल 2 और 3 में बताया, संसद विधि द्वारा। संसद विधि द्वारा, ये दोनों आर्टिकल में लिखा हुआ है। इसको मोटा मोटी ये याद कर लो कि राज्य नया बनना है, शामिल होना है, तो उसमें संसद को ही सिर्फ शक्ति मिली है। राज्य की विधानसभाएं इस मामले में या भारत में कोई भी और शक्ति इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले सकती। तो संसद नाम बदलेगी, क्षेत्र बदलेगी, बंटवारा करेगी, लेकिन संसद ये प्रक्रिया कैसे करेगी? तो इसके लिए कहा जाता है कि संसद सबसे पहले एक विधेयक तैयार करेगी। और ये पहले से बता दे रहा है कि यह विधेयक संसद क्यों तैयार करती है, क्योंकि यह विधेयक वहां की लोकल जनता की मांग पर, जैसे तेलंगाना नया राज्य बना तो किसने बनाया, भारतीय संसद ने, दिल्ली में यह पास हुआ। लेकिन तेलंगाना के लोगों ने नया राज्य बनाने के लिए वहां पर खूब लड़ाई लड़ी, खूब आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, घेरेबंदी की, बसें जलाई, रोज आंदोलन हुए। तब केंद्र सरकार को इस पर निर्णय लेना पड़ा कि हमें आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य बनाना है। अभी हम आंध्र प्रदेश की कहानी भी तुम्हें बाद में सुनाएंगे आज के ही क्लास में, जिसमें रम्मालू ने अनशन किया और लगभग 2 महीने का अनशन करने के बाद उनको मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद सरकार को मजबूरी में आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा था, तेलुगु भाषी एरिया को अलग करके। तो लोकल जनता मांग उठाती है। जैसे उत्तराखंड और उत्तरांचल जो नाम बदला वो वहां की जनता के ही आधार पर। लेकिन ये विधेयक संसद तैयार करती है और संसद सबसे पहले इस विधेयक को पूर्व अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजती है। राष्ट्रपति की सिफारिश हो जाने के बाद, प्री कंसर्न के बाद, जब राष्ट्रपति अपनी इच्छा जाहिर कर देते हैं, यहां पर यह ध्यान रखना, आगे पढ़ाएंगे तब और क्लियर कर देंगे कि राष्ट्रपति की इच्छा से तात्पर्य है कि वो मंत्रिपरिषद से सलाह लेंगे, अर्थात मंत्रिपरिषद इसके लिए इच्छुक होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद इच्छुक है तो राष्ट्रपति से अनुमति ले ली जाती है और राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद इस विधेयक को उस राज्य, उस क्षेत्र से संबंधित विधानसभा को भेज दिया जाता है जहां पर कोई बदलाव होना है। जैसे उत्तर प्रदेश के बंटवारे के लिए तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा, और 3 महीने का टाइम दिया जाता है समय सीमा के साथ। अब कितना भी समय, 6 महीने, 3 महीने दिया जा सकता है, ठीक। अब उसमें क्या होता है कि आपको विद इन टाइम लिमिट अब उस राज्य में भेजा जाएगा, वहां की विधानसभा में वो प्रस्ताव रखा जाएगा, वहां की लोकल जनता इस पे डिस्कशन करेगी, मीडिया में ये मुद्दा हाईलाइट रहेगा कि क्या उत्तर प्रदेश का 4 राज्यों में, 3 राज्यों में बंटवारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वहां की लोकल जनता जब ये निर्णय ले लेगी, उसके बाद वो विधेयक या प्रस्ताव फिर टाइम लिमिट के साथ, जैसे 3 महीने की टाइम सीमा दी गई कि 3 महीने में उत्तर प्रदेश की विधानसभा इस पर अपना सुझाव दे। 3 महीने बाद जो भी सुझाव दिया है कि बंटवारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यहां पर शर्त है कि संसद उस सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं होगी और संसद फिर उस प्रस्ताव को अपने सदन में रखेगी, दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में। और अगर जो है प्रस्ताव दोनों सदनों से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के दस्तखत होते हैं और राष्ट्रपति चूंकि पूर्व अनुमति दे चुके हैं इसलिए वो इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और उसके बाद वो बदलाव लागू हो जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि संबंधित राज्य की विधानसभा से समय सीमा के साथ जो सुझाव मांगा गया था उसमें आपने जोड़ दिया कि सुझाव तो मांगा जाएगा लेकिन जरूरी नहीं कि संसद राज्य के सुझाव को मानने के लिए बाध्य हो। तो फिर अगर जो बाध्य नहीं है तो पूछा क्यों?
इसका उत्तर ध्यान रखना, ये इंटरव्यू में कभी कभी फंसा के पूछा जाता है। इसका उत्तर ये होता है कि चूंकि वहां की जनता इससे वाकिफ हो और संसद कभी रातों रात ऐसा कोई निर्णय न ले ले, इसलिए ऐसा वहां की विधानसभा को भेजना पड़ता है और वहां से समय सीमा में ये सुझाव मांगना पड़ता है। जम्मू कश्मीर के संबंध में चूंकि विशेष राज्य की स्थितियां थी, इसलिए यह शर्त लागू नहीं होती थी। फिर भी राज्यपाल कहते रहे कि हमसे कोई अभी बातचीत नहीं चल रही, लेकिन बाद में संसद में बताया गया कि हमने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से सुझाव मांगा था और उनके सुझाव के आधार पर ही 370 को खत्म किया गया है और कश्मीर को बांट दिया गया है। ये इसलिए है कि वहां की जनता के विचारों को शामिल कर लिया जाए और फिर संसद ही इस पर निर्णय लेती है। अब कुछ क्वेश्चन आए, सर जी यूएसए में स्टेट्स को गारंटी का क्या मतलब है? किस संबंध में गारंटी पूछ रहे हो? वहां की स्टेट को अपना संविधान, लोकल व्यवस्था बनाने का पूरा अधिकार होता है और वहां की स्टेट्स को हमारे यहाँ से ज्यादा ताकतवर बटी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी बड़ी चीजें देखती है, छोटी लोकल व्यवस्था की सारी चीजें स्टेट देखते हैं। ये तो मनीष तुम्हारा होमवर्क था, तुम करते रहो। गोवा और सिक्किम के अलावा वह किताब पढ़ो एक बार, दादरा नगर हवेली, दमन दीप, ये सारे एरिया बाद में हमें हासिल हुए। फिर है सर स्टेट को क्या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाते हैं? नहीं, लेकिन इसके लिए मांग बहुत हुई, वो कहानी अभी 4th आर्टिकल समझाने के बाद सुनाएंगे। लेकिन इसका उत्तर हमेशा यही होगा, लैंग्वेज के आधार पर नहीं। आज तक भारत सरकार ने यह आधार स्वीकारा नहीं है। अब आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 को शॉर्ट में हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन भाषा पूरी पढ़ के सुना देते हैं जिससे कि तुम्हें यह पता रहे इसमें क्या लिखा हुआ है। चौथा अनुच्छेद कहता है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशल मैटर्स। इसका अर्थ यह है कि इस अनुच्छेद में कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 में बनाई गई विधियां, इनको 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, इनको संविधान संशोधन न माना जाए। इसके लिए मनीष का क्वेश्चन है, पीओके कौन से आर्टिकल में है, 2 या 3? वे पीओके हमारे यहाँ तो है ही नहीं। पीओके तो हम कहते हैं कि हमारा कश्मीर भारत के पास है, तो पीओके आज की तारीख में किसका हिस्सा है? जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर किस आर्टिकल के तहत बना? आर्टिकल 3 के तहत। पहले हमारे संघ में तभी से शामिल था जब राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हमें हस्ताक्षर कर दिए थे। उसको तो पीओके इसलिए कहते हैं हमारा, लेकिन है उनके पास, तो वो किस में आएगा? आज की तारीख में जम्मू कश्मीर राज्य तो रहा नहीं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है उसमें, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कहां से बना? आर्टिकल 3। सर जी मतलब इंडिया में पार्लियामेंट राज्यों में चेंज कर सकता है, क्या यूएसए में भी सेम है या वहां कोई गारंटी? यस, वहां गारंटी, वहां नहीं कोई बदलाव कर सकता, वहां यूनिट्स ने मिलकर अपना फेडरेशन बनाया है, इसलिए वहां पर यूनिट्स अपने आप में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे यहाँ का संघ यूनियन यूनिट्स ने तय नहीं किया, भारत की जनता ने तय किया और वो राज्य संसद बनाता है, इसलिए हमारे यहाँ की व्यवस्था दूसरी है। कुल मिला के मैंने अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक आपको बता दिए। ये 4 अनुच्छेद हमारे संविधान के भाग 1 पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में है। इन चारों अनुच्छेदों के बारे में जो भी तुम्हारे प्रश्न हैं, देखो मन में जो भी आए वो मुझसे मत पूछा करो, क्योंकि आप मुझे गूगल बना देते हो। मैं जिस विषय को आपको समझा रहा हूं, उस विषय पर जो भी सूचनाएं मैं दे रहा हूं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा करो। आप लोग तो घुमा घुमा के नचा देते हो मुझे। खैर कोई बात नहीं, जो तुम्हें मन में प्रश्न आएंगे टीचर होने के नाते मैं ही तुम्हें समझाऊंगा। अब हम तुम्हें इसमें एक नई कहानी सुनाते हैं जो कि तुम्हें और जाननी जरूरी है। वो कहानी ये है कि राज्य बने कैसे। इसके लिए लक्ष्मीकांत में तुम्हारे पूरी कहानी दी गई है, आप लोग पढ़ लोगे। जब राज्य बनेंगे कैसे इस पर विचार आया और पहला देश का आम चुनाव 1951 में हुआ, तो इस पर पूरे देश में अलग अलग तरह की मांगे होने लगी।
लोगों को था, अभी तक तो अंग्रेज थे, लेकिन अब तो अपने लोगों की सरकार है। पहले आम चुनाव में ही ये मुद्दा बहुत हाईलाइट हो गया कि राज्य को किस आधार पर बांटा जाए और कौन सा राज्य कहां बनाया जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने जो राज्य बनाए थे वो अलग अलग अपने लाभ और राजनीति के हिसाब से, या जहां से उन्हें लाभ मिलता था वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश सरकार बनाती रही। लेकिन अब रियासतें मिल गई थी, एरिया बदल गए थे, इसलिए नए सिरे से ये पुनर्गठन होना था। इसको कहते हैं राज्यों का पुनर्गठन, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। अब इसके लिए सरकार जब भी कोई काम करती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है कि वो एक कमीशन बनाती है, आयोग बनाती है, और आयोग अपनी सिफारिश करता है। आयोग अपनी सिफारिश करता है। उस सिफारिश में ये कहा गया, क्योंकि तब तक दक्षिण में भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग होने लगी थी। तमिल वाले कह रहे थे हमारा तमिल एक राज्य बना दो, तेलुगु वाले कह रहे थे तेलुगु, कन्नड़ वाले कन्नड़ के लिए कह रहे थे, और गुजराती गुजरात के लिए, मराठी महाराष्ट्र के लिए, कुछ बंबई की मांग कर रहे थे, और लगातार हमारी केंद्र सरकार को उसके लिए विरोध प्रदर्शन सहने पड़ रहे थे और तरह तरह की मांगे थी। लेकिन भाषा और धर्म ये ऐसे मामले होते हैं जिनको आधार पर गोलबंदी बहुत तेज होती है। सरकार भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बनाना चाह रही थी, क्योंकि एक राज्य में एक भाषा वाले लोग होंगे तो कभी भी वो संघ से बगावत कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार भाषा के आधार पर राज्य बनाने को तैयार नहीं थी, और सबसे पहले एक एसके दर आयोग बना। एसके दर आयोग ने अपनी जांच कर रिपोर्ट दी कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। राज्य बनने का आधार प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक विकास और भौगोलिक परिस्थितियां होना चाहिए। और इस आधार पर बहुत तेज विरोध हुआ दक्षिण में, सबसे ज्यादा दक्षिण से विरोध की आवाजें आई, और उसको शांत करने के लिए उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण समिति गठित की गई इस पर निर्णय लेने के लिए, जो कि त्रिसदस्यीय थी। 3 लोग थे जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं थे, उस समय के गृह मंत्री आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें थे, और कांग्रेस के एक बड़े नेता जो दक्षिण से ही आते थे और जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। आधुनिक भारत के इतिहास में आप जानते हो कि जब त्रिपुरी के सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सुभाष ने पट्टाभी के सामने अपना नामांकन कर दिया था और उनको हरा दिया था, तो गांधी ने कहा था पट्टाभी की हार मेरी अपनी हार है। तो इसलिए पट्टाभी जैसे बड़े नेता, इसी नाम पर इस कमेटी को नाम दिया गया जेबीपी कमेटी। जैसे जवाहरलाल, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और रूलिंग पार्टी के बड़े नेता मिलकर निर्णय लेंगे, जिससे कि इसमें लोगों का भरोसा बना रहे। लेकिन इसके बाद भी इस कमेटी ने यही कहा कि भाषा आधार नहीं होगा, आर्थिक विकास, प्रशासनिक सहूलियत और भौगोलिक आधार पर ही हम राज्य बनाएंगे। इसके आधार पर दक्षिण में बहुत तेज आंदोलन शुरू हुआ, और वहां के एक कांग्रेस के नेता श्री रम्मालू साहब तेलुगु भाषी एरिया को मद्रास राज्य से अलग कर तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की मांग लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए, और वो अनशन से डिगे नहीं। विरोध प्रदर्शन बहुत तेज होता रहा, उनके समर्थन में लोग जुड़ते रहे, और लगभग 54 दिन के आमरण अनशन के बाद रम्मालू साहब की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पूरे आंध्र प्रदेश में बवाल मच गया, और केंद्र सरकार को मजबूरी में तत्काल घोषणा करनी पड़ी, और सबसे पहले राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश की घोषणा हो गई। जब भले ही किसी कारण से हुआ, क्योंकि ये आंदोलन वो लंबी कहानी है, वो किताब में दी गई, हम शॉर्ट में बता रहे, टाइम सीमित होता है लाइव पर। यहाँ पर जब बवाल बहुत हुआ तो एक बांचू कमेटी बनाई गई। बांचू कमेटी ने सिफारिश की, उसके आधार पर आंध्र प्रदेश बन गया। लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के बाद भी, चूंकि वो तो आंदोलन शांत कराना था, वहां पे बहुत बवाल था, लेकिन सरकार ने फिर कहा कि हम भाषा को आधार नहीं मानेंगे, और एक नया आयोग बना जिसको एसके दर आयोग कहते हैं, जिसके 2 अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों में हृदयनाथ कुंजरू और केएम पणिक्कर थे। इस आयोग ने भी अपनी सिफारिश 55 में सौंपी, और उसने कहा कि राज्य का आधार, एक राज्य में एक भाषा नहीं होगी। राज्य को भाषा थोड़ी उन्होंने बदल दी, कहा राज्य के गठन का एक आधार भाषा हो सकती है, किंतु एक राज्य में एक भाषा का सिद्धांत नहीं माना जाएगा, और मुख्य आधार एक आधार भाषा हो सकता है, बहुत नीचे डाइल्यूट कर दिया।
मुख्य आधार प्रशासनिक, आर्थिक और भौगोलिक ही रहेगा। इसको उन्होंने कवर अप कर दिया। इसके आधार पर 1956 में जो राज्य बनाए गए उसमें भाषा को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, ये कहानी हमने तुम्हें सुना दी और 56 में इसी के आधार पर राज्य बन गए। अब जो प्रश्न आए उन्हें देख लेता हूं। सर आर्टिकल 4 फिर से बता दिए। आर्टिकल 4 में कोई खास बात नहीं है। आर्टिकल 4 सिर्फ हमें यह बताता है कि 2 और 3 में जो नए राज्य बन रहे हैं, चूंकि इन दोनों में भारत में नई जमीन शामिल होगी या भारत की ही जमीन पर पुराने राज्य बनेंगे, इसलिए इसको बहुत बड़ा मुद्दा न मानकर साधारण बहुमत से पास हो, इसलिए 368 से संविधान संशोधन न माना जाए, बस इतना कहा गया है और कोई खास बात नहीं इसमें। फिर है सरजी स्टेट को केंद्र शासित बना सकते हैं क्या? जैसे जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल बना सकते हैं। जो हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको बनाने का जो आधार है वो तुम्हारे लक्ष्मीकांत में आधार दिए गए हैं कि एक तो जियोपॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है, भू राजनैतिक स्थिति क्या है, दूसरा प्रशासनिक स्थिति क्या है, और तीसरा सांस्कृतिक स्थिति। कल्चर बचाए रखने के लिए दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, इनको लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़। अब दिल्ली चंडीगढ़ क्यों? प्रशासन के आधार पर। ऐसे ही जम्मू कश्मीर को हमने प्रशासन का आधार और भू राजनीतिक जो उनकी स्थिति है, एक तरफ से चाइना हमें वहां पे कुछ एरिया घेरता जा रहा है, कुछ एरिया पाकिस्तान से पीओके से चल रहा है, तो इसलिए ये बात आई, बना सकते हैं। फिर है सर पार्लियामेंट क्या अपना कोई हिस्सा किसी दूसरे कंट्री को दे सकती है? जी नहीं दे सकती। अब तुम कहो कि नहीं सर, बांग्लादेश के साथ जो इंक्लेव एक्सचेंज हुआ, हमने कोई हिस्सा दिया नहीं, वहां पर हमारा कोई विवाद चल रहा था, उस विवाद को परमानेंट सेटलमेंट करने के लिए हमने वहां की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए बांट दिया, और बांटने के बाद कुछ इंक्लेव उनको ज्यादा चले गए, कुछ हमें भी बदले में मिले, 55 इंक्लेव हमें भी मिले, इसलिए हमने कोई हिस्सा दिया नहीं, बस हमने वास्तविक सीमा निर्धारित कर दी जिससे रोज रोज का विवाद खत्म हो जाए। फिर है सर अक्साई चीन पर चाइना ने राजा हरि सिंह के समय ही कब्जा लिया या बाद में? अक्साई चीन को लेकर यार चाइना धीरे धीरे कब्जाता है। चाइना कभी एक बार में नहीं कब्जाता। चाइना आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर हर साल कब्जा करते हुए चला आ रहा है और पिछले 60 सालों में उसने यही काम किया है। अब हमारी सरकारें रिएक्ट कर रही, चूंकि भारत कमजोर देश था और एक बार हम चाइना से हार चुके थे, इसलिए हम डट के मुकाबला नहीं कर पा रहे थे जैसे पाकिस्तान से, क्योंकि चाइना तुलनात्मक रूप से आज भारत ज्यादा ताकतवर है। चाइना में बुढ़ों की फौज है, चाइना में हर घर में सिर्फ एक आदमी है, और भारत आज इस मामले में थोड़ा मजबूत हो गया है और सरकार की इच्छा शक्ति भी है, तो इसलिए चाइना से आज हम मुचौटा ले रहे हैं। धीरे धीरे चाइना ने कब्जा किया। अगला क्वेश्चन है फजल अली आयोग भी कमेटी आई, समझ में ही नहीं आ रहा। फजल अली कमीशन जेपीबी कमेटी के बाद आया, जेबीपी के बाद आया, जेबीपी कमेटी। पीयूष सर लद्दाख आर्टिकल 3 में आया? यस, ये जो वर्तमान में कोई भी बदलाव होगा वो आर्टिकल 3 से होगा। सर पांडिचेरी क्या 4 जगह अलग अलग यूटी है, कैसे और क्यों? 4 जगह उसका एरिया है, लेकिन उसे हम एक ही यूटी मानते हैं, यूनियन टेरिटरी पांडिचेरी। ये आज तुम लोगों का होमवर्क भी है, जो लोग भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं ढूंढेंगे। कभी कभी पूछा जाता है 3 राज्यों में है, किस किस राज्य में है, तो राज्य 3 है। कितनी जगह है? एक जगह पर जहां पांडिचेरी और कराईकल है वो मिला हुआ है, लेकिन कराईकल को इंडियन पांडिचेरी और फ्रांसीसी पांडिचेरी को पांडिचेरी दोनों एक ही राज्य में पड़ते हैं। बाकी माहे, यमन और एक और पहले हुआ करता था जो पश्चिम बंगाल में नीचे था, जिसको हम चंद्रपुर कहते हैं, लेकिन जब देश को आजादी मिली उसी टाइम हमने उसे पश्चिम बंगाल में शामिल करके खत्म कर दिया। लेकिन आज की तारीख में यह 4 जगह है और 3 राज्यों में है, एक ही यूटी है। मैप पर आज सब लोग ढूंढेंगे, होमवर्क। अगला क्वेश्चन है सर वेरुवारी संघ राज्य क्षेत्र किस नियम के
तहत पाकिस्तान को दिया गया? बेरूबारी संघ राज्य क्षेत्र किस नियम के तहत पाकिस्तान को दिया गया? किस संदर्भ में पूछ रहे हो, थोड़ा और क्लियर करोगे या पर्सनल भेज दोगे तो मैं बता दूंगा। सर जी, क्या फेडरल गवर्नमेंट स्टेट को खत्म कर सकती है? जी नहीं, फेडरल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट को खत्म इसलिए नहीं कर सकती कि स्टेट ही फेडरेशन में शामिल होने का निर्णय लेती है और उसके अपने भी अधिकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, मुकेश पुदुचेरी आंध्रा में यमन, ये होमवर्क दिया बेटा, अभी ना बताओ। ये तुम लोगों को इसलिए कह देते हैं ना कि कुछ लोग हमारा लाइव खत्म होने के बाद भी ढूंढे। इसी में एक और सूचना दे देता हूं, फिर क्वेश्चन आप पूछते रहना। एक सूचना इसी से जुड़ी हुई जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो तुम्हारी किताब में दिया गया, पढ़ लेना। वो है जो हमारी क्षेत्रीय परिषद है, जोनल काउंसिल, एक टॉपिक है जोनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है कि इसको हम अलग अलग हिस्से में बांटकर वहां के लोकल विवाद वहीं निपटा दें, और ये अब बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन तुम्हारी किताब में दिया गया है, तो क्षेत्रीय परिषदों के बारे में भी पढ़ लेना। वहां से क्वेश्चन यही आता है कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बनी है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो अभी उसका मुख्यालय तय नहीं है और वो उतना काम नहीं कर रही है। पार्लियामेंट अपना हिस्सा किसी दूसरी कंट्री को दे सकता है? अभी तो तुमने पूछा किसी ने बेटा, नहीं दे सकता, लेकिन पार्लियामेंट कोई समझौता कर सकता है अंतरराष्ट्रीय मामले पर, कोई भी संधि, नियम, कुछ भी, तो ये संसद को ही कानून है। अब उसमें किसी समझौते में कोई हिस्सा जा रहा है तो संसद ही कानून बनाकर दे सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। संसद को अंतिम रूप से ये ताकत है। और कोई क्वेश्चन? कुल मिला के सरसरी तौर पर हमने पहला भाग, जिससे 4 अनुच्छेद हैं, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इस पर आज आपसे हमने बात कर ली। इससे संबंधित प्रश्नों में आप लोग किताब से सुलझाने की कोशिश करोगे, लक्ष्मीकांत से समझने की कोशिश करोगे, फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप हमसे पूछोगे, उसे हम क्लियर करेंगे। कल का हमारा मुद्दा होगा नागरिकता, सिटीजनशिप पार्ट 2, जिसमें कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हैं, लेकिन नागरिकता को हम अनुच्छेदों से समझने के बजाय तुम्हें सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, अनुच्छेद पढ़कर सुना देंगे। और नागरिकता से सबसे महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ विषय है वो है CAA। CAA पर हम लाइव क्लास में आप लोगों से बात तो करेंगे, लेकिन चूंकि बहुत पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल इशू है, इसलिए बहुत ऐसे प्रश्न मत पूछना जो कंट्रोवर्शियल हो। बाकी CAA क्या है वही परीक्षा के लिए जरूरी है, जिसपे हम कल बात करेंगे। कल सिटीजनशिप पर बात करेंगे और कल का हमारा टाइम रहेगा शाम को 4 बजे 4 PM हम इंडियन पॉलिटी के लिए लाइव मिलेंगे। बाद में ये रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप 8 बजे देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमसे फोन पर, व्हाट्सएप पर या अगले दिन के लाइव में पूछ लीजिएगा, चाहे जैसे भी, हम उन्हें जरूर क्लियर करेंगे। NRC भी कल के ही डिस्कशन में आ जाएगी, CA और NRC पे कल बात हो जाएगी, लेकिन बहुत सीमित बात करूंगा, कोई कंट्रोवर्शियल बातचीत नहीं करूंगा। जो कहूंगा उसे मानोगे, आप मुझे टीचर मानकर सुनोगे कि आपका क्या पक्ष और क्या राय होनी चाहिए CA और NRC पर, न कि आप उस पर कोई ऐसा मामला रखोगे कि जो विवादित हो। कल हम लोग 4 बजे फिर मिलेंगे नागरिकता पर बात करने के लिए। 2 बजे हिंदी की क्लास होगी। कल से हमारी क्लासेस का टाइम 10 जून से लाइव टाइम मैं बता दे रहा, हिंदी के लिए दोपहर में 2 बजे और कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए दोपहर में 4 बजे या शाम होते ही 4 बजे। और हिंदी चूंकि मेंस की डेट आ गई है तो PCS मेंस में हिंदी बहुत जरूरी है, कल से हम उस हिंदी को शुरू कर देंगे। आप सब लोग अपने साथियों को ये सूचना दे दोगे और अधिकतम लोग उस क्लास को करने की कोशिश करेंगे कि हिंदी तुम्हें बहुत जरूर पढ़नी है और UP PCS में SDM बनने के लिए हिंदी में अच्छे नंबर आना बहुत जरूरी है। थैंक यू, गुड नाइट। कल 2 बजे दोपहर में हिंदी के लिए और 4 बजे संविधान के लिए हम लोग मिलेंगे। कल से हम यही टाइम रखेंगे। अभी जुड़ने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट। एक क्वेश्चन कोई आया है, सर पूर्वावलोकन में तो राज्यों का पुनर्गठन 1956 लैंग्वेज के आधार पर ही बताया गया है,
क्या ये सही है? नहीं बेटा, लैंग्वेज के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भारत में ना हुआ है ना होगा। मजबूरी में सरकार करती है, स्वीकार नहीं करती। ठीक है, करा तो उसी आधार पे, मजबूरी हो गई थी, लेकिन स्वीकार नहीं करती। हमें यही तुमसे कहेंगे कि लैंग्वेज के आधार पर पुनर्गठन को स्वीकार किसी भी कमीशन ने नहीं किया है। थैंक यू, गुड नाइट।